नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन मैराथन कोर्सेज में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। ये मैराथन कोर्सेज जो है एनडीए 1 2021 के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के अंतर्गत ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि ज्योग्राफी के टॉपिक्स से किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ सरफेस, या हिंदी में कह रहा है पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल कारण हैं और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से हैं, उस कारणों के बारे में क्या करें, आप पहचान करें। तो अगर आप आएंगे तो इसमें जो है ऑप्शन ए में बता रहा है, स्टेटमेंट एक दिया है रोटेशन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा पूछ रहा है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का परिभ्रमण। तीसरा है इंक्लिमिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस या पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। और चौथा कह रहा है रोटेशन ऑफ द सन या सूर्य का घूर्णन। अगर आप आएंगे तो इसमें जो है पृथ्वी का परिभ्रमण ये जो है क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके अलावा पृथ्वी का अपने धुरी पर झुकाव। तो इस प्रकार अगर आप पाएंगे तो बी और सी या सेकेंड और थर्ड जो है क्या है, यह रिस्पॉन्सिबल कारण है क्लाइमेट चेंज के लिए। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस या पृथ्वी जो अपने अक्ष पर क्या हुआ है, झुका हुआ है, और पृथ्वी का परिभ्रमण गति, ये दोनों क्या हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल कारण है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे सही उत्तर पे तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। 2 और 3 क्या है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 से क्या करना है, आपको मैच करना है। तो पहला कह रहा है ग्रीन प्लैनेट, उसके सामने दिया है वीनस। बी ऑप्शन में है प्लैनेट विथ रिंग्स मार्स। रेड प्लैनेट यूरेनस। इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार सैटर्न। यह जो है ऑप्शन मैच करने के लिए कह रहा है कि हरा ग्रह शुक्र, छल्लीदार ग्रह मंगल, लाल ग्रह अरुण और प्रातः शांत तारा शनि। तो इस आधार पे आपको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप सही ऑप्शन पे आएंगे तो ग्रीन प्लैनेट पे अगर आप आएंगे तो ये ग्रीन प्लैनेट जो है किसको बोलते हैं, अरुण को। तो ए का क्या होगा, 3 सही होगा। उसके अलावा छल्लीदार ग्रह पे आएंगे तो यह जो है शनि को बोलते हैं। फिर उसके बाद इसका क्या होगा, 4 होगा। लाल ग्रह आएंगे तो यह मंगल ग्रह को बोलते हैं, 2 नंबर। और प्रातः शांध्य तारा आएंगे तो 1 नंबर। इस प्रकार क्रम क्या बन रहा है, 3 4 2 1 क्या बन रहा है, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि ग्रीन प्लैनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूरेनस को बोलते हैं। प्लैनेट विथ रिंग किसको बोला जाता है, सैटर्न को बोला जाता है। रेड प्लैनेट मार्स के नाम से या मंगल ग्रह के नाम से। इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार को हम लोग जो है वीनस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी कौन सा होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि ड्यूरिंग द चेंज इन वेदर्स डिफरेंसेज बिटवीन
द टाइम ऑफ डे एंड टाइम ऑफ नाइट आर ड्यू टू, या मौसम से मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से भिन्नताएं किस कारण से होती हैं। तो दिन के समय और रात के समय जो है भिन्नताओं के बारे में पूछ रहा है। कारण कौन कौन से कारण हैं, तो ऑप्शन ए बोल रहा है द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हिंदी में बोल रहा है पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूर्णन। बी ऑप्शन इंग्लिश में बोल रहा है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। सी ऑप्शन बोल रहा है अर्थ रोटेशन ऑन द डीप एक्सिस, या नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन। और डी ऑप्शन कर रहा है लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, या स्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर कि नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन जो है मौसम से मौसम परिवर्तन में दिन के समय और रात के समय जो है जो अवधि में भिन्नताएं होती हैं उसके लिए क्या होते हैं, ये कारण होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है व्हेन द सन शाइन्स एबव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देन। तो कह रहा है जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर चमकता है तो उस समय क्या होता है। जब सूर्य जो है मकर रेखा पे अगर चमकेगा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमकेगा तो उस समय क्या आपको दिखाई देगा। तो अगर आप आएंगे तो ऑप्शन क्या बना रहा है, द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल इन द होल वर्ल्ड। समस्त विश्व में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो यह गलत होगा, यह नहीं होगा। दूसरा, नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज इन द साउदर्न हेमीस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अपेक्षा रातें क्या होती हैं, लंबी होती है। तो यह भी क्या होगा, सही नहीं होगा। सी ऑप्शन, नाइट इन द आर्कटिक रीजन इक्वल टू द 24 आवर्स, या आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज क्या होगा, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन होगा, नाइट्स इन द आर्कटिक रीजन इक्वल टू द 24 आवर्स। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरेलल्स और लैटिट्यूड इज फॉल्स, या अक्षांशों से समानांतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, यह जो है फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में आएंगे तो फॉल्स स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ए ऑप्शन, द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेज ऑफ इक्वल लैटिट्यूड इज नोन एज पैरेलल। बी ऑप्शन, दे बिगिन फ्रॉम द इक्वेटर एंड run parallel to it. C option, all the parallels are equal in length. D option, all latitude lines on the globe are drawn as a circle. या हिंदी में आएंगे तो समान अक्षांशों के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा विशालतम के समानांतर के रूप में जानी जाती है। तो यह क्या है, यह जो है सही स्टेटमेंट है। यह पूछ रहा है असत्य, गलत कौन सा है। दूसरा है बी, वे भूमध्य रेखा से प्रारंभ होते हैं और इसके समानांतर चलते हैं, यह भी सही है। कि लैटिट्यूड लाइन क्या होता है, लैटिट्यूड लाइन जो है जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होता है उसके पैरेलल क्या किया जाता है, खींचा जाता है, और वह लाइन जो है हॉरिजॉन्टल होता है या जिसे क्षैतिज लाइन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा सी ऑप्शन, सभी समानांतर लंबाई में समान हैं। तो सभी का लंबाई समान नहीं होता, यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इस प्रकार हम लोगों को गलत स्टेटमेंट का पहचान करना था। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है असर्शन ए। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। असर्शन ए में बोल रहा है द डे ऑन द इक्वेटर इज ऑलवेज 12 आवर्स, या
कथन में बोल रहा है भूमध्य रेखा पर दिन हमेशा 12 घंटे का होता है। कारण क्या बता रहा है? कारण बता रहा है एट द इक्वेटर द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रेज ऑफ द सन इज द सेम। कारण बता रहा है हिंदी में भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण क्या होता है? समान होता है। तो अगर आप आएंगे तो यह क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। और दोनों स्टेटमेंट राइट होने के साथ कारण, जो कारण दिया, कथन दिया गया है ए, कथन का कारण सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है, या बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है या रॉन्ग स्टेट के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपको क्या करना है? पता करना है। अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है 7 नंबर का ऑप्शन ए मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेंटल। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। बी ऑप्शन अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल। तो सियाल ये कह रहा है पृथ्वी की पपड़ी सियाल से बनी है, तो यह सही है। अगर आप आएंगे क्रस्ट के बारे में तो जो क्रस्ट किससे बना है? क्रस्ट सियाल से बना है। सियाल का मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके क्या बना हुआ है? क्रस्ट बना हुआ है या पपड़ी बनी हुई है। उसके अलावा सी ऑप्शन महासागर का तल सीमा से बना है, तो महासागर का तल भी क्या है? सीमा से बना है, यह भी सही है। सीमा का मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और डी ऑप्शन सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, तो सीमा जो है किसके ऊपर तैरता है? सियाल के ऊपर तैरता है। तो अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी क्या होगा? यही क्या है? गलत है, क्योंकि लिखा है सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। तो सीमा जो है सियाल के ऊपर तैरता नहीं, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर आपको सियाल मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा? सीमा मिलेगा। तो अगर आप आएंगे तो सियाल के ऊपर कौन तैरता है? सीमा तैरता है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आपको दिखाई देगा कि जो है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है द टेलीग्राफिक प्लेट्यू ऑफ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, या टेलीग्राफ पठार निम्नलिखित में से किस भाग का है? तो इसमें अगर आप आएंगे तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन या ए ऑप्शन नॉर्थ अटलांटिक रीज, बी ऑप्शन साउथ अटलांटिक रीज, सी सेंट्रल इंडियन ओशियन रीज, डी नॉर्थ अमेरिका। तो हिंदी में आएंगे तो उत्तरी अटलांटिक कटक, बी दक्षिणी अटलांटिक कटक, सी मध्य हिंद महासागर कटक, और डी है उत्तरी अमेरिका। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर आपको दिखाई देगा, तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक कटक, या जो है नॉर्थ अटलांटिक रीज। नॉर्थ अटलांटिक रीज में जो है आपको जो है टेलीग्राफिक प्लेट्यू क्या होगा? मिलेगा, या टेलीग्राफ का पठार जो है कहाँ पे मिलेगा? तो उत्तरी अटलांटिक कटक, या जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रॉक कैरेक्टरिस्टिक्स। यह जो है रॉक्स के बारे में या चट्टानों के बारे में, शैल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित शैल विशेषताओं पर विचार करें। दे आर फ्लैकी, या ये परतदार होती हैं। दूसरा दे कंटेन्स फॉजिल्स, इनमें जीवाश्म होते हैं। तीसरा कह रहा है दीज आर ट्रांसपोर्टेड रॉक्स, ये वाहित शैल हैं।
4 नंबर का रहा है दे आर फॉर्म्ड इन वाटर बॉडीज, ये जल निकायों में बनती हैं। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है नीचे कह रहा है विच ऑफ द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यह जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पूछ रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में अगर आप आएंगे या अवसादी शैलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो अगर अवसादी शैलों के बारे में आएंगे या सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आएंगे तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसा होता है, यह जो है फ्लैकी होता है, ये परतदार होता है, इनमें जीवाश्म की अधिकता भी होती है, इसमें फॉजिल्स पाए जाते हैं। जबकि अगर आप इग्नियस रॉक्स में जाएंगे तो इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शैल में जो है फॉजिल्स नहीं पाए जाते, तो इसमें जो है फॉजिल्स पाए जाते हैं। ये वाहित शैल हैं या ट्रांसपोर्टेड हैं। तो अगर आप आएंगे तो ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या है, जब जो है इग्नियस रॉक्स में या आग्नेय शैल में जो है इरोजन का प्रोसेस होता है, अपरदन का प्रोसेस होता है, तो अपरदन के प्रोसेस के फलस्वरूप वहाँ से छोटे छोटे सेडिमेंट का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होने से छोटे छोटे सेडिमेंट को एक जगह डिपॉजिट किया जाता है और उससे जो है सेडिमेंट रॉक्स क्या होता है, फॉर्म होता है, बनता है। तो इस प्रकार 3 नंबर भी सही है और चौथा नंबर भी यह जल निकायों में बनती है, यह भी सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 जो है चारों ऑप्शन सही हैं जो सेडिमेंट्री रॉक से क्या है, संबंधित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है द आइडियल कंडीशन फॉर द ओरिजिन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां किसमें पाई जाती हैं। तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पूछ रहा है, उनके आइडियल सिचुएशन के बारे में या आदर्श स्थिति के बारे में। तो अगर आदर्श स्थिति के बारे में अगर आएंगे तो आइए देखते हैं कहाँ पे दिखाई देगा। ए ऑप्शन है द इक्वेटोरियल ओशियंस, बी ऑप्शन है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट इन ट्रॉपिकल ओशियन, सी ऑप्शन है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ओशियन, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर, डी ऑप्शन है इन द डोल्ड्रम रीजन या शांत पवन पेटी में। तो अगर आप आएंगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वह ट्रॉपिकल रीजन में दिखाई देते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप आएंगे तो आपको जो है ये कहाँ पे पाई जाएगा, यह जो है अगर आप आएंगे तो यह जो है इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा। ट्रॉपिकल रीजन में जो है आपको क्या होगा, दिखाई देगा, यह उष्णकटिबंधीय ओशियन या ट्रॉपिकल ओशियन के वेस्टर्न कोस्ट पे क्या होगा, आपको दिखाई देगा, पश्चिमी तट पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच स्टेटमेंट द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथनों पे अगर आप आएंगे तो कथन कर रहा है सैलिनिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, या वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ लवणता घटती है। बी ऑप्शन देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड सैलिनिटी, वर्षण एवं लवणता में विलोम संबंध होता है। सी ऑप्शन पे अगर आप आएंगे तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सैलिनिटी, वायुमंडलीय दबाव व लवणता में विलोम संबंध होता है। डी ऑप्शन सैलिनिटी इंक्रीजेज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वाटर बाय रिवर्स इन ओशियंस, या महासागरों में नदियों द्वारा जल के मिश्रण से लवणता बढ़ती है। तो अगर आप आएंगे तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो 11 का क्या है, बी है। तो 11 का बी जो है क्या होगा, सही होगा। वर्षण और लवणता में विलोम संबंध होता है, या जो है देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड सैलिनिटी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्रेसिपिटेशन एंड
सैलिनिटी के बीच कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा तो सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। सैलिनिटी बढ़ेगा तो प्रेसिपिटेशन कम होगा तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है माउंटेन से रिलेटेड है, माउंटेन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है मैचिंग से संबंधित है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। एक तरफ वोल्केनो माउंटेन दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकेशन दिया गया है। पहला कर रहा है एटना, माउंट एटना, दूसरी तरफ स्टेटमेंट हवाईयन आइलैंड, बी ऑप्शन करकाटू मार्टिनिक, सी ऑप्शन पिलियन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन मानालोआ सिसली। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो एटना पे आएंगे तो हवाई द्वीप, करकतू, मार्टिनिक, सी पिलिन और डी जो है सिसली मोनालोआ। तो इस प्रकार आएंगे तो यह मैचिंग के आधार पे आपको क्वेश्चन क्या करना है, सही करना है। और क्वेश्चन पे आएंगे तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। तो अगर आप आएंगे तो एटना जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, तो एटना आपको जो है सिसली में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, सिसली, 4 नंबर, ए जो है 4 नंबर होगा। करकतू जो है इंडोनेशिया में मिलेगा, 3 नंबर, बी का 3। उसके बाद अगर आप आएंगे तो पिलियन अगर आप आएंगे तो पिलियन कहाँ पे मिलेगा, तो पिलियन आपको मार्टिनिक में मिलेगा, 2 नंबर, सी का 2 और डी मानालोआ आपको मिलेगा हवाईयन आइलैंड पे 1 नंबर। तो इस प्रकार 4 3 2 1 तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इज क्या होगा, राइट आंसर। यह जो है 4 होगा, यह 3 होगा, यह 2 होगा और यह मैच करिए 1 होगा। तो इस प्रकार डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। और कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो 13 में कर रहा है अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स फ्रॉम सडन मूवमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। भूकंप पृथ्वी की परपटी में आकस्मिक संचलन से होती है। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है कि जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है, वह सडन मूवमेंट फोर्स के द्वारा या आकस्मिक संचलन बल के द्वारा होता है। कारण पे आएंगे, कारण क्या कर रहा है, रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है द वाटर वेपर कलेक्टेड इन द गैप ऑफ द अर्थ ब्रेक्स द लेयर एंड गोज आउट। या पृथ्वी के अंतराल में एकत्र जलवाष्प परपति तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो यह भी सही है। तो अगर आप आएंगे तो कथन और कारण क्या है, कथन और कारण दोनों सही है, पर जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है या कथन का कारण सही व्याख्या नहीं करता। तो अगर आप आएंगे तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, राइट उत्तर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, पर जो है कथन जो है कारण का सही से जो है व्याख्या नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है मैचिंग के हैं, माउंटेन दिए गए हैं और माउंटेन को आपको क्या करना है, मैच कराना है कि कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा वोल्केनिक माउंटेन है, कौन सा फोल्ड माउंटेन है और कौन सा रेसिडुअल माउंटेन है। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर आप आएंगे तो एल्पस के सामने दिया है ब्लॉक माउंटेन, वॉस्जेस के सामने वोल्केनिक माउंटेन, विंध्यन के सामने फोल्ड माउंटेन और फ्यूजियामा के सामने रेसिडुअल माउंटेन। तो अगर आप आएंगे तो एल्पस क्या होगा, 3 नंबर। एल्पस एक फोल्डेड माउंटेन है। कैसा है, एक फोल्डेड माउंटेन है या मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है, तो मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। उसके अलावा अगर आप वॉस्जेस पे आएंगे तो वॉस्जेस कैसा पर्वत है, तो वॉस्जेस जो है ब्लॉक माउंटेन है।
ब्लॉक माउंटेन, अगर आप आएंगे तो बी का क्या होगा 1 होगा। विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज पे आएंगे तो विंध्यन रेंज जो है रेसिडुअल है, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो सी का क्या होगा 4 नंबर। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा अगर आप आएंगे तो फ्यूजियामा जो है एक प्रकार का वोल्केनिक माउंटेन है, 2 नंबर। तो अगर आप आएंगे 3 1 4 2 यही मैचिंग है, तो 3 1 4 2 पे आएंगे तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या होगा, ए सही उत्तर है। अगर आप आएंगे तो एल्पस, एल्पस एक कैसा माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, मोरदार पर्वत है। उसके अलावा वॉसजेस, वॉसजेस एक प्रकार का ब्लैक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। उसके अलावा विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज जो है रेसिडुअल माउंटेन है या अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा वोल्केनिक माउंटेन है या ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 या क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर आप आएंगे तो 15 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड करेक्टली। ये करेक्टली मैच के बारे में पूछ रहा है, सही सुमेलित के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप आएंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, पेनाइंस फ्रांस, सियरा नेवादा कनाडा, वॉसजेस इटली। तो अगर आप आएंगे तो करेक्टली जो मैच है वह कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा। तो अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण में क्या कह रहा है, द न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज टेरिटरी माउंटेन्स, या नवीन वलित पर्वतों को तृतीयक पर्वत भी कहा जाता है। तो अगर नवीन जो है वलित पर्वतों को तृतीयक पर्वत भी कहा जाता है, या द न्यू फोल्डेड माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज टेरिटरी माउंटेन्स। उसके अलावा कारण क्या बोल रहा है, देयर कंस्ट्रक्शन इज मेनली डन बाई कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज या प्लेट मार्जिन्स। तो अगर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है, तो अगर आप आएंगे तो 16 का जो है 16 में ए नंबर क्या है, सही है। 16 का ए क्या है, कथन सही है, लेकिन कारण क्या है, गलत है। यह जो है रचनात्मक नहीं होता, ये डिस्ट्रक्टिव होता है। तो डिस्ट्रक्टिव होगा, तो इस प्रकार कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो इस प्रकार जो है इसका कौन सा आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ए इज ए ट्रू बट आर इज ए फॉल्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। अगर क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे तो अरोरा बोरियोलिस इज या अरोरा ब्रोंस की घटना कहाँ पे होती है, कौन से मंडल में होती है, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर या आयन मंडल, ओजोन स्फीयर या ओजोन मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। तो अगर आप आएंगे तो अरोरा बोरियोलिस, तो अरोरा बोरियोलिस का जो घटना होता है वह आयनोस्फीयर में होता है या आयन मंडल में होता है, आयन मंडल या आयनोस्फीयर में होता है, जिसको हम लोग जो है थर्मो लेयर के नाम से भी जानते हैं। अगर थर्मो लेयर पे आएंगे तो थर्मो लेयर के अंतर्गत आयनोस्फीयर आता है और एक्सोस्फीयर आता है। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो परत मिलता है वो आपको मिलेगा ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद जाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटो के बाद मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर होता है, और थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। और आयनोस्फीयर में अगर आप जाएंगे या आयन मंडल में जाएंगे तो आयनोस्फीयर या आयन मंडल के अंतर्गत आपको डी, ई, एफ और जी परतों का या लेयर्स का क्या हुआ है, विकास हुआ है।
तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही है। ऑरोरा बोरियोलिस का प्रोसेस या ऑरोरा बोरियोलिस कौन से मंडल में आपको दिखाई देता है, तो यह आपको जो है दिखाई देगा, यह आयन मंडल में दिखाई देगा। तो इस प्रकार बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब इज अप्रॉक्सीमेटली, या ग्लोब का संपूर्ण औसत तापमान लगभग है। तो WMO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, पृथ्वी का औसत तापमान है, वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। या एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अकॉर्डिंग, WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, अगर आप आएंगे तो असर्शन क्या कह रहा है, द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज द हाईएस्ट ऑन द इक्वेटर। यह बात सही है कि क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो अगर हम लोगों ने क्लास में किया था कि ट्रोपोस्फेयर की जो मोटाई होती है वह इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर के आसपास और पोल पर 8 किलोमीटर के आसपास। तो अगर इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे तो क्षोभ मंडल की मोटाई में क्या होती है, कमी आती है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कथन क्या है, सही है। कारण क्या बता रहा है, इंसोलेशन नियर द इक्वेटर इज हाई एंड कन्वेक्शन इज स्ट्रॉन्ग, या भूमध्य रेखा के निकट सूर्यातप उच्च और संवहन कैसा होता है, सशक्त है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कथन और कारण क्या है, दोनों सही है। और कथन कारण का सही तरीके से क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर कौन सा होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कॉन्सीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है ओजोन इज फाउंडेड मोस्टली इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। स्टेटमेंट इसलिए सही है कि ओजोन जो है मेनली कहाँ पे पाया जाता है, ओजोन जो है मेनली पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। तो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। उसके अलावा इसमें दिया गया है दूसरा स्टेटमेंट, ओजोन लेयर लोकेटेड एबव 55 to 75 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यह गलत स्टेटमेंट है। अगर आप आएंगे तो ओजोन लेयर का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वह 15 से 35 किलोमीटर के बीच, 15 to 35 किलोमीटर के बीच जो है ओजोन लेयर क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 55 to 75 दिया गया है। तो उसके अलावा अगर आप 3 नंबर स्टेटमेंट पे आएंगे तो 3 नंबर स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रे फ्रॉम द सन। सही है। अगर आप आएंगे तो ओजोन क्या करता है, परावैंगनी किरणों को क्या करता है, सोख लेता है, उस किरणों को पृथ्वी के सरफेस पे नहीं आने देता। इसलिए ओजोन लेयर को पृथ्वी का रक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही होने के कारण इस प्रकार कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 3। तो 1 और 3, 1 और 3 पे अगर आप आएंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है,
21 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन कंटेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, या पृथ्वी की परपटी के निर्माण में सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिशत कितना है। तो अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन की प्रतिशत की मात्रा पे आएंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा 46.8% एंड 27.7%। इस प्रकार कितना परसेंट है, तो सिलिका जो है 46.8% एंड आपको ऑक्सीजन कितना दिखाई देगा 27.7%। तो इस प्रकार 21 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो क्रस्ट पर या भूपर्पटी पर इस तरीके से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ये मैचिंग के क्वेश्चन हैं जो दिए गए हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस कितने परसेंटेज के रूप में पाया जाता है। तो मैच द फॉलोइंग गैसेस पे अगर आप आएंगे तो ऑर्गन के बारे में दिया गया है, CO2 के बारे में दिया गया है, नियॉन के बारे में दिया गया है, हीलियम के बारे में दिया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 को आइए मैच करते हैं। तो अगर आर्गन पे आएंगे तो ऑर्गन आपको दिखाई देगा 3 नंबर, तो A का 3 कितना परसेंटेज होता है 0.93। उसके अलावा अगर आप आएंगे CO2 तो CO2 जो है 4.03%। उसके बाद नियॉन पे आएंगे तो नियॉन 1 होगा 0.0018%। हीलियम पे आएंगे तो हीलियम 2 होगा 0.00005। तो इस प्रकार क्या ऑप्शन बनेगा 3 4 1 2। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा 3 4 1 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा फोटोसिंथेसिस का एक अनिवार्य पार्ट नहीं है। तो अगर आप आएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पहला सूर्य का प्रकाश, बी CO2, डी पानी, सी नाइट्रोजन। तो अगर आप आएंगे तो सूर्य का प्रकाश या सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर, ये तीनों जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पाए जाते हैं, पर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सी राइट आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नाइट्रोजन नहीं होता, जबकि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपको जो है उसमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द हीट बजट इंडिकेट्स द, या उष्मा बजट बताता है, क्या बताता है, सोलर रेडिएशन, बैलेंस बिटवीन कमिंग एंड आउट गोइंग रेडिएशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कॉन्टिनेंट्स, हीट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटायर अर्थ। हिंदी में सौर विकिरण पहला ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले विकिरण में संतुलन। तो अगर आप आएंगे तो यही बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बैलेंस बिटवीन कमिंग एंड आउट गोइंग रेडिएशन। हम लोगों ने बात किया था कि सूर्य के द्वारा, ये जो सन है, सन के द्वारा अर्थ पे जो उसका प्रकाश आता है, उस प्रकाश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, SWR के नाम से, शॉर्ट वेव रेडिएशन। और सूर्यास्त के समय वही SWR LWR के रूप में अंतरिक्ष में जाता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में जाना प्रारंभ करता है। तो SWR और LWR के बीच जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है हीट बजट के नाम से जानते हैं। या जो SWR है उसको क्या बोलेंगे, अंदर आने वाला एनर्जी, और जो LW है उसको बाहर जाने वाले एनर्जी का संतुलन कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 24 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट इज कॉल्ड। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? तो अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास के लेक्चर में, सीधे नोट्स में बताए गए हैं कि अगर आप पृथ्वी के सरफेस पे ऊंचाई की ओर जाएंगे या ऊपर की ओर जाएंगे तो हाइट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर में क्या आएगा? कमी आएगा। और इस टेम्परेचर में जो कमी होता है वह 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होती है? कमी आती है। तो अगर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में, तो पर 1000 मीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या होती है? कमी होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं NLR या नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर। तो अगर आप आएंगे तो सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं या नॉर्मल लैप्स रेट। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ए ऑप्शन दिया है लैप्स रेट। तो इस प्रकार जो है 25 का ए ऑप्शन सही होगा, ह्रास दर। ह्रास दर का मतलब कि टेम्परेचर में क्या होता है? ह्रास होता है, टेम्परेचर कम होते जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अगर क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे तो 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है करेक्टली मैच द फॉलोइंग या निम्नलिखित का सही मिलान करें। सही मिलान करना है आपको। पहला दिया है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट या भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु। तो अगर आप आएंगे तो आइए मैच करते हैं। तो 26 का अगर आप आएंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको कहाँ पे दिखाई देगा? यह आपको सूडान में दिखाई देगा। तो ए का क्या होगा? 3 होगा। ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यह आपको जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको 3 दिखाई देगा सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। और ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहाँ पे दिखाई देगा? तो आपको ये सूडान में दिखाई देगा, 1 नंबर। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो सी मेडिटेरियन क्लाइमेट, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट आपको जो है सेंट्रल चिली में दिखाई देगा। तो ये जो है 5 नंबर होगा। और डी टुंड्रा क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट आपको कहाँ पे दिखाई देगा? 2 नंबर, ग्रीनलैंड में। तो ग्रीनलैंड में आपको टुंड्रा क्लाइमेट। तो इस प्रकार 3, 1, 5, 2 हम लोग का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार अगर आप मैच करेंगे तो राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का अगर आप मैचिंग करेंगे तो 3, 1, 5, 2 इसी क्रम में मैचिंग दिखाई देगा। तो 26 का ए क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ITCZ। तो ITCZ का पूरा नाम क्या है? तो ITCZ का पूरा नाम क्या दिया है? पहला दिया है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो ये नहीं होगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इंटर टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन, और अगर आप आएंगे तो इसमें जो है क्या दिया है? इंट्रा टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है ITCZ का मतलब होता है इंट्रा सूचर जोन या इंडस सूचर जोन के नाम से जानते हैं, लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं है। लेकिन आप अगर आएंगे तो इसमें जो है इंटर टेम्परेट कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 साइक्लोन के बारे में है, चक्रवात के बारे में है।
अगर चक्रवात या साइक्लोन पे आएंगे तो यह मैचिंग के लिए दिया गया है। इस मैचिंग में अगर आप आएंगे तो ये जो है वार्म साइक्लोन दिया गया है और ये कंट्री दिया गया है। तो वार्म साइक्लोन या कंट्री पे अगर मैचिंग करेंगे तो सबसे पहले अगर हरिकेन आएंगे तो हरिकेन आपको यूएसए में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? यूएसए में, तो बी का 4। उसके अलावा टाइफून आएंगे तो टाइफून आपको कहाँ पे मिलेगा? चाइना में मिलेगा। सी का 2 विली विली आपको जो है ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा 1 नंबर। तो इस प्रकार अगर आप जो है 4, 2, 1 मैच कर लिए तो इस प्रकार कौन सा बचा? बेगुइस। तो बेगुइस आपको कहाँ पे मिलेगा? 3 नंबर। फिलीपाइंस, तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, बी ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, या कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो जोंडा अर्जेंटीना सही है, यामो जापान सही है, ट्रेन मेंटन सेंट्रल यूरोप ये भी सही है। गिबली, अगर गिबली आएंगे तो गिबली जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता कैलिफोर्निया में, ये गलत है। गिबली कहाँ पाया जाता है? लीबिया में पाया जाता है। एक वार्म विंड है, लोकल विंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि यह करेक्ट मैच नहीं है। गिबली कैलिफोर्निया में नहीं पाया जाता, बल्कि ये कहाँ पे पाया जाता है? तो यह आपको पाया जाएगा, यह लीबिया में दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो है यह मैचिंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में बात कर रहे थे और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंडीशन ऑफ द मिस्ट सो द, या हिंदी में कह रहा है कोहरे की स्थिति बनती है। इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है। लो एवरेज टेम्परेचर, बी ऑप्शन बोल रहा है नॉर्मल लैप्स इन टेम्परेचर, इनवर्स टेम्परेचर, हाई एवरेज टेम्परेचर, या हिंदी में अगर आप आएंगे तो बी ऑप्शन कह रहा है तापमान में सामान्य ह्रास, सी ऑप्शन कर रहा है तापमान की विलोमता, और डी ऑप्शन कह रहा है उच्च औसत तापमान। तो अगर आप आएंगे तो निम्न औसत तापमान तो होगा नहीं, इसके कारण जो है कोहरा नहीं बनता। लेकिन अगर आप आएंगे नॉर्मल लैप्स इन टेम्परेचर, तो नॉर्मल लैप्स इन टेम्परेचर का मतलब होता है कि पर 1000 मीटर के ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या आती है? कमी आती है। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में जो कमी आता है उसको नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। तो इससे जो है कुहासा या कोहरे का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन तापमान की विलोमता के कारण, जहाँ पे तापमान की विलोमता होती है या इनवर्स टेम्परेचर बनता है, वहाँ पे कोहरे का सिचुएशन दिखाई देता है। जैसे हम लोगों ने बात किया कि ऊंचाई पर बढ़ने पर, हाइट में वृद्धि होने पर टेम्परेचर में क्या आता है? कमी आता है। और टेम्परेचर में कमी आता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स इन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होने की बजाय टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, तो इसको टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। और जब टेम्परेचर इन्वर्जन का सिचुएशन होगा तो जो है कोहरे का सिचुएशन क्या होगा? दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।